अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर असदुल्ला सुमरो है। मैं यहाँ अल्तमश जनरल हॉस्पिटल में माहिर अमराज़ क़ल्ब और हार्ट फेलियर स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे कि आपको पता है कि ये जो अस्पताल के बाहर हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है, ये इसकी जो आउटकम है वो कोई इतना अच्छा नहीं है। लेकिन कभी कभार जो अस्पताल के अंदर मरीज़ होते हैं, उनमें जब हरकत क़ल्ब की बंदिश यानी जो क़ल्ब का बिजली घर है, उस बिजली घर में जब एक ज़ोरदार जानलेवा धमाका होता है, तो वो अक्सर हम कंटेम्पलेट करते हैं कि जी ये जो धमाका है ये अमराज़ क़ल्ब की मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से है, और इसमें कोई जो है वो नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो हरकत क़ल्ब की बंदिश यानी इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट जो होता है, धमाका जो होता है, वो बीमारियों की वजह से ही होता है, और ज़्यादातर लोगों को यही पता होता है कि ये। लेकिन कुछ मरीज़ों में ख़ास करके जो मरीज़ अस्पताल में दाखिल होते हैं, अस्पताल के अंदर होते हैं, और उस दौरान जो है उसको हम इन हॉस्पिटल कार्डियक अरेस्ट कहते हैं, और उस दौरान जब हम रिससिटेशन करते हैं तो उनमें जो बीमारी होती है वो बीमारी मरीज़ को नहीं मारती है, लेकिन जो उस बीमारी को कार्डियक अरेस्ट को जाबिर करने के लिए जो हम दवाएं इस्तेमाल करते हैं, या जो प्रोसीजर्स वगैरह जो है वो इस्तेमाल होते हैं, या और सिस्टमिक प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो प्रॉब्लम कभी कभार जो है वो कार्डियक अरेस्ट का सबब बनते हैं, तो जिसको हम आयाट्रोजेनिक कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। अब ये जो आयाट्रोजेनिक कार्डियक अरेस्ट का मकसद ये है कि ये डॉक्टरों की गलती की वजह से, स्टाफ की गलती की वजह से भी जो मेडिकल का स्टाफ है कि कभी दवा का डोज ज़्यादा देते हैं, कभी दवा की टॉक्सिसिटी हो जाती है, क्योंकि जब मर्ज़ सही नहीं होता, प्रोलॉन्ग रिससिटेशन होती है, कार्डियक अरेस्ट होता है, तो मुख्तलिफ़ किस्म की दवाएं देते हैं, और उन दवाओं का फिर इंटर रिएक्शन होता है। कुछ मरीज़ों में जो है वो अंडरलाइंग जो है वो पहले से, जिनका न मरीज़ को पता होता है न डॉक्टर को पता होता है कि उनको और भी कुछ मेडिकल के प्रॉब्लम्स होते हैं, और उनमें फिर अगर वो दवाएं इस्तेमाल की जाएं तो उन दवाओं के जो मनफी असरात होते हैं, उन मनफी असरात की वजह से हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है। तो ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और इस पर हम बाद में दूसरी जो है वो डिटेल में वीडियोस जो है वो बनाएंगे। लेकिन आज जो है हम थोड़ा सा ब्रीफली कि जो दवाओं या जो प्रोसीजर्स मुख्तलिफ होते हैं, उनके जो मनफी असरात हैं, उसकी वजह से अगर किसी में कार्डियक अरेस्ट यानी हरकत क़ल्ब की बंदिश हो जाए, तो ऐसे कौन से असबाब होते हैं कि जिसकी वजह से इस किस्म के जो है वो इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की जब हरकत क़ल्ब की बंदिश होती है तो वो
दो तरह की होती हैं, एक शॉकेबल के जिसको शॉक देने की ज़रूरत पड़ती है, और दूसरी नॉन शॉकेबल। जो नॉन शॉकेबल होती हैं वो ये इस किस्म की स्ट्रेट लाइन जो है वो फ्लैट लाइन जिसको हम बोलते हैं। तो ये यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रिदम्स नज़र आ रही हैं, और इनमें कुछ तो टेढ़ी है कि ये जो आपको टेढ़ी नज़र आ रही हैं लाइनें, तो ये जो टेढ़ी लाइनें होती हैं हरकत कल्ब की बंदिश में, इन टेढ़ी लाइनों को सही करने के लिए या सीधा करने के लिए, सीधा नुकसानदेह होता है, लेकिन इन टेढ़ी लाइनों को सही करने के लिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से वो सही करते हैं। उनके लिए हमें शॉक देना पड़ता है, उनके लिए कभी कभार CPR जो है वो सफिशिएंट नहीं होती है। तो ये, लेकिन कुछ मरीज़ों में ये होता है कि जैसे ही मॉनिटर लगाया जाता है तो वो स्ट्रेट लाइन आती है, फ्लैट लाइन आती है। तो वो जो फ्लैट लाइन होती है तो उसको हम एसिस्टली कहते हैं, और वो नॉन शॉकेबल होती है, और उसके लिए जो है हमें CPR और दवाएं देनी पड़ती है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये एग्जैक्टली जो है इसका पता करना बड़ा मुश्किल है कि हर मुल्क में मुख्तलिफ होती हैं, लेकिन कुछ मुल्कों में जो है वो उनकी डेटा जो है वो बताया गया है कि 7% जो है वो ख़ास करके हार्ट फेलियर के मरीज़ों की एक डेटा है कि जी 7% जो मरीज़ हैं उनमें ये आयाट्रोजेनिक कार्डियक अरेस्ट के जो है वो इवेंट्स जो है वो रूनुमा होते हैं। और ये फिर यूनिवर्सिटी लेवल की किसी हॉस्पिटल में देखा गया है कि कोई 14% जो है वो उनमें जो है वो आयाट्रोजेनिक यानी इन जो दवाओं और प्रोसीजर्स की वजह से जो है वो कार्डियक अरेस्ट जो है वो हो जाता है। और जब ये हो जाता है तो इनमें मोर्टेलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। उनमें देखा गया है कि कोई 61 यानी ये 14%, 28 मरीज़ जो है 203 में से जो है वो 28 मरीज़ों को जो है वो आयाट्रोजेनिक कार्डियक अरेस्ट हुआ, which comes to 14%, और उनमें से 17 मरीज़ यानी 61% जो है मरीज़ जो है वो फिर मौत का शिकार, सब कुछ करने के बावजूद भी जो है वो मौत का शिकार हो गए। और उनमें देखा गया कि 44% जो है वो दवाओं की एरर की वजह से, दवा गलत, दवा का डोज ज़्यादा, दवा की टॉक्सिटी उसकी वजह से जो है वो, तो उनको 3 जो है वो हिस्सों में जो है वो मैंने डिवाइड किया है यहाँ पर। एक वो जो आयाट्रोजेनिक कार्डियक अरेस्ट होते हैं कि दवाओं के मनफी असरात की वजह से हरकत कल्ब की जो बंदिश होती है तो वो दवाओं की वजह से। अब जो बीमारियां हैं ये कार्डियक अरेस्ट जो है ये वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, ये टॉर्सोडी पॉइंट्स हैं। अब इनको ट्रीट करने के लिए आपको एंटी एरिथमिक ड्रग्स देनी पड़ती हैं। अब ये एंटी एरिथमिक ड्रग्स बज़ाते खुद जो है वो एरिथमोजेनिक होती हैं। कभी कभार ये दवाओं के इस्तेमाल की वजह से जो है मरीज़ों में जो है वो पेचीदगियाँ पैदा होती हैं जिसमें कार्डियक अरेस्ट भी शामिल होता है। तो लिहाजा एंटी एरिथमिक ड्रग्स जब भी इस्तेमाल करें ऐसी सिचुएशन में, या जो मरीज़ों में जो मुख्तलिफ़ किस्म की, जैसे किसी के अगर कोई ऑपरेशन हो रहा है, सर्जरी हो रही है और एनेस्थीसिया की कुछ कॉम्प्लिकेशन, कुछ ड्रग्स होती हैं वो उनको एरिथमियाज़ को ट्रीट करने के लिए जब एंटी एरिथमिक ड्रग्स देते हैं। अब मैं ड्रग्स का नाम जो है वो लेना यहाँ पर मुनासिब नहीं समझ रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी एंटी एरिथमिक ड्रग्स बज़ाते खुद जो हम उन बीमारियों को ट्रीट करने के लिए देते हैं वो उनको कॉम्प्लिकेट करके और प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, कार्डियक अरेस्ट करती हैं। तो लिहाजा जो फिजिशियंस या जो अस्पताल का अमला है उनको ये चीज़ें जो है वो जहन में होनी चाहिए कि दवाएं जो हम इस्तेमाल करते हैं वो दवाएं भी नुकसान का बायस हो सकती हैं और मौत का बायस भी जो है वो हो सकती हैं। बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। एंटीबायोटिक्स हमारे यहाँ तो बग़ैर प्रिस्क्रिप्शन से कोई भी मरीज़ जाके स्टोर से कोई भी दवा किसी भी चीज़ के लिए जाके जो है वो दवाएं जो है वो ख़रीद लेता है। तो ये एंटीबायोटिक्स को इनको कोई चॉकलेट टॉफ़ी ना समझें
ये कभी कभार जो है वो एंटीबायोटिक की जो दवाएं हैं, और उनमें से कुछ एंटीबायोटिक तो जो हैं वो जिनका बहुत सारे डॉक्टरों को पता होता है, लेकिन ये पता कैसे चले कि किस मरीज़ को एंटीबायोटिक देने से, अब अगर 10 मरीज़ आ रहे हैं, 10 मरीज़ों को मैं इतने सालों से अगर कोई एंटीबायोटिक दे रहा है और उसमें से अगर किसी एक को उसका जो है वो कार्डियक अरेस्ट हुआ या उसमें कार्डियक एरिथमियाज हुई, तो डॉक्टर को इस चीज़ का पता नहीं चलता, लेकिन मरीज़ डॉक्टर को पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये डॉक्टर की दवा खाने के बाद जो है इसको जो है वो। अब ये कभी कभार इस किस्म की सिचुएशन बड़ी टेंस हो जाती है कि ख़ास करके इमरजेंसी सिचुएशन में जब मरीज़ को लाया जाता है और कोई डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया और उस इंजेक्शन के बाद अगर उसको कोई मरीज़ मौत का शिकार हो जाए, तो जो अजीज़ रिश्तेदार उसको देखते हैं वो समझते हैं ये इंजेक्शन लेके लगाने के बाद जो है वो ऐसा हुआ है। ऐसा पता करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ऐसे मरीज़ों में तब तक इन चीज़ों का पता नहीं चलता कि जब तक कि हम ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम ना करें। तो लिहाजा कहना तो आसान है कि ये डॉक्टर की गलती, लेकिन डॉक्टर की गलती को प्रूव करने के लिए कोर्ट में जाने से पहले, कमीशन में जाने से पहले इन सारी चीज़ों को प्रूव करना जो है वो लाजमी होता है इन चीज़ों के लिए। तो एंटीबायोटिक जो कोई भी आदमी किसी वक्त भी अपनी मर्ज़ी से, वो एंटीबायोटिक भी कभी कभार, ख़ास करके जो एंटीबायोटिक हैं वो ये लॉन्ग क्यूटी, प्रोलॉन्ग क्यूटी, वो अब ईसीजी में आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से क्यूटी को प्रोलॉन्ग करते हैं। और फिर ऐसे मरीज़ों में कभी कभार ये होता है कि अगर ईसीजी अवेलेबल होती है तो हम ईसीजी पहले जो है वो करके और देख के और फिर जो है वो, इसी तरह से कैंसर की बहुत सारी दवाएं हैं जो भी इस तरह से एरिथमियाज जो है वो करती हैं। तो दवाएं जो हैं वो एंटीबायोटिक के बाद जो है वो कुछ जो मरीज़ होते हैं उनमें नफसियाती बीमारियां हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा कामन है, और इन नफसियाती बीमारियों को ट्रीट करने के लिए जो दवाएं इस्तेमाल होती हैं वो दवाएं भी कभी कभार ये अगर किसी मरीज़ को पहले से ही क्योंकि कुछ मरीज़ों में ऐसा होता है कि पैदाइशी तौर पर ये लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, जिसको हम रोमानोवार्ड और जर्वेल सिंड्रोम कहते हैं, तो ये रोमानोवार्ड और जर्वेल जो सिंड्रोम होता है वो भी जो है वो पहले से अगर किसी को हो और उनको अगर इस किस्म की ये दवाएं इस्तेमाल करने के लिए प्रिस्क्रिप्शन दी जाए तो पहले ही उनका जो है वो क्यूटी प्रोलॉन्ग है, तो फिर ये दवाएं जो है उनको कार्डियक अरेस्ट की तरफ जो है वो, या कभी कभार अचानक मौत जो है उनमें रोनुमा हो सकता है। तो बहुत सारे जो फिजिशियंस होते हैं, जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं, तो फिर जब इस किस्म की दवाएं इस्तेमाल करते हैं और किसी मरीज़ को अगर बेहोशी के दौरे सिनकपी वगैरह होने लगे तो उनको शक होता है, या बहुत सारे फिजिशियंस जो हैं वो दवा शुरू करने से पहले ईसीजी करके और कार्डियोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेते हैं कि आया ये दवा हम शुरू कर सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है उनके ईसीजी में, जो एक अच्छी एक किस्म की हुआ है। इसी तरह से कुछ न्यूरोलॉजी की पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह होते हैं। तो लिहाजा ये जो दवाएं हैं, एनेस्थेटिक एजेंट्स हैं, एंटी एरिथमिक ड्रग्स हैं, कीमोथेराप्यूटिक एजेंट्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, एंटीसाइकोटिक मेडिकेशंस हैं, ये जो हैं वो आयाट्रोजेनिक कार्डियक अरेस्ट जो है वो करके और मरीज़ अचानक मौत का शिकार हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो है वो कुछ प्रोसीजर्स वगैरह जो है वो, अब मरीज़ आता है और हार्ट अटैक के साथ आया और मरीज़ को अंजाइना के साथ मरीज़ आया और अंजाइना के साथ जब उसकी कोई प्रोसीजर हुआ तो उस प्रोसीजर के दौरान, अब प्रोसीजर जैसे कोरोनरी एंजियोग्राफी हुई, अब वो एंजियोग्राफी जो है वो कभी कभार जो है वो एंजियोप्लास्टी के दौरान, एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी के दौरान जो है, अब टेक्निक काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, लेकिन हम जिस ज़माने में एंजियोग्राफी वगैरह करते थे उस ज़माने में इवन एंजियोग्राफी से टेबल डेथ हमने देखे हैं कि एंजियोग्राफी के दौरान जो है वो। अब एंजियोप्लास्टी
के दौरान जो है जिस शरेयान की को में स्टेंट डालते हैं तो कभी कभार जो है उसमें डिसेक्शंस हो जाती हैं कोरोनरी, तो वो भी एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और अगर जो इंटरवेंशनलिस्ट है वो सही तरीके से उसको पिकअप नहीं कर रहा है या मैनेज नहीं कर रहा है तो मरीज़ जो है वो टेबल पर डेथ हो सकता है, या एंजियोप्लास्टी के बाद जैसे ही मरीज़ वार्ड में शिफ्ट होता है तो फौरी तौर पर उसको कार्डियक अरेस्ट होकर मरीज़ मौत का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो बाईपास के दौरान बहुत सारे मरीज़ जो हैं वो बाईपास के बाद जो है वो या तो टेबल पर या जब वो वार्ड में शिफ्ट होते हैं, आईसीयू में शिफ्ट होते हैं, तो उस बाईपास के कॉम्प्लिकेशंस होके उनमें कार्डियक अरेस्ट होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अगर गिरावट सही तरीके से नहीं लगाया है तो वार्ड में आके उनको हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। या कभी कभार ये होता है कि उनमें पेरिकार्डियल इफ्यूजन जो है वो जो हार्ट के बाहर स्पेस होता है, पेरिकार्डियम स्पेस होता है, उसमें खून जमा हो जाता है और वो खून तो इतना ज़्यादा नहीं होता लेकिन थोड़ा सा खून भी जो है उसको कंप्रेस करके या इवन हेमेटोमा जो है वो कंप्रेस करके कार्डियक टम्पोनाट करता है और वो कार्डियक टम्पोनाट की वजह से जो है मरीज़ जो है वो कार्डियक अरेस्ट में जाता है। और अगर उसको प्रॉपर सही तरह से उसकी तशखीस और उसका इलाज ना किया जाए तो मरीज़ मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये जो प्रोसीजर्स हैं, और कभी कभार जो है एक सिंपल एरिथमियाज होती हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया बहुत कॉमन है। सबसे ज़्यादा इमरजेंसी में नौजवान आते हैं जिनको दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है और वो अस्पताल में आते हैं और उनको खुद को भी पता होता है कि उनको सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एसवीटी उसको हम कहते हैं, एट्रियल फिब्रिलेशन उनको कहते हैं, या जो है स्लो वीटी होता है और उसमें पल्स वगैरह होती है, मरीज़ कॉन्शियस होता है, तो उनको हम शॉक से कार्डियोवर्ट करते हैं। अब कार्डियोवर्जन और जो डिफिब्रिलेशन ये दोनों मुख्तलिफ प्रोसीजर्स होते हैं। तो ये जो कॉन्शियस मरीज़ होते हैं तो इनको हम लाइट किस्म की सिडेशन देके ताकि उनको दर्द ना हो और उससे फिर हम शॉक देते हैं। तो जो मशीन होती है डिफिब्रिलेटर जो होता है उसमें एक मोड होता है, एक को हम कार्डियोवर्जन सिंक्रोनाइज नॉन सिंक्रोनाइज का मोड होता है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ कि इनमें फिजिशियन से या हेल्थ केयर जो वर्कर्स होते हैं उनसे गलतियाँ हो जाती हैं। अगर उन्होंने बटन को सही तरह से प्रेस नहीं किया और शॉक दे दी तो वो शॉक जो जान बचाने के लिए रिदम को टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होती है, वही शॉक जो है वो मरीज़ के मौत का जो है वो बायस बन सकती है। तो लिहाजा जब हम ये एसवीटीज़ और इनमें, क्योंकि एसवीटीज़ और उनमें हम तब कार्डियोवर्जन करते हैं जब दवाएं असर नहीं करती या उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाए, तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं होता है कि हम उसको शॉक दें। इससे पहले, शॉक से पहले हम बहुत सारी दवाएं कुछ फिजिशियंस ऑलरेडी दे चुके होते हैं और वो दवाएं बजाते खुद कभी कभार ये होता है कि एरिथमोजेनिक होती हैं, तो वो कुछ दवाओं का असर, कुछ जो है वो शॉक अगर सही तरह से जो है वो सही टाइम पर अगर वो शॉक जो है वो मोड में जो है वो नहीं दी जाए तो ये मामूली सी कंडीशन नौजवान की जो है वो जान ले लेती है। तो वो भी iatrogenic के ज़मरे में जो है वो आता है इस तरह से कि फिजिशियंस की गलतियों की वजह से, हेल्थ के स्टाफ के गलतियों की वजह से जो हम प्रोसीजर्स जो है वो करते हैं उन प्रोसीजर्स में गलती हो जाती है। और इंसान है, इंसान गलती का घर है, किसी से भी ये गलती कोताही, लेकिन फिजिशियंस को अपनी गलतियों को, अगर उनसे वाकई गलती हो जाए तो उनको तस्लीम करके और मरीज़ों और उनके अजीज़ रिश्तेदारों से अपोलोजाइज़ करना चाहिए। इस पर हम दोबारा एक वीडियो बनाएंगे कि उसमें क्या करना चाहिए। इसके अलावा जो है वो हार्ट में हम बैटरी लगाते हैं। बहुत सारे मरीज़ों की हरकत कल्ब की बंदिश की वजह से उनको हम आईसीडी जो है वो इम्प्लांट करते हैं। ये जो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर यानी वो हार्ट में बैटरी नस्ब करते हैं ताकि अगर उसकी हरकत कल्ब की बंदिश कहीं पर ही हो जाए तो वो बैटरी जो है उसको शॉक देती है।
अब कभी कभार ये होता है कि वो बैटरी जो है इनअप्रोप्रिएट शॉक जो है वो देती है, बार 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 थोड़ी सी कोई दिल की रफ्तार टेकिकार्डिया या उस बैटरी की प्रोग्रामिंग जो है वो सही नहीं हुई है तो वो बार बार शॉक देती है, और कभी कभार ऐसे इतने ज़्यादा शॉक जो है वो दे देती है कि जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा ये जितनी भी डिवाइसेस हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों से पहले इनको जो है वो जहन में रखना जो है वो ज़रूरी है। कभी कभार जो है वो एयर एम्बोलिज़म जो है वो हम मुख्तलिफ़ किस्म की इमेजिंग स्टडीज़ करते हैं और उसमें या आईवी इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें एयर चली जाती है। अब ये कभी कभार एयर बबल जो है वो इतना बड़ा होता है कि वो जाके शरेआन को जो है वो ब्लॉक करता है और उसकी शरेआन की ब्लॉक की वजह से जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो जाते हैं। या कभी कभार ऑपरेशन के दौरान ब्लीडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है मरीज़ की, या किसी को ट्रामा होता है उसके दौरान जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है, या कुछ मरीज़ जो हैं वो दवाएं खाते हैं, एंटीकोआगुलेंट लेते हैं और उन एंटीकोआगुलेंट्स की जो है वो इफ़ेक्ट्स बढ़ने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। और उस ब्लीडिंग की वजह से, क्योंकि जब एंटीकोआगुलेंट हम देते हैं तो हम पीरियडिकली चेक करते हैं कि उनकी INR ज़्यादा तो नहीं हो गई है कि ब्लीडिंग हो जाए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा हो तो वो ब्लीडिंग भी बज़ाते खुद खून के ज़्यादा बहने की वजह से कार्डियक अरेस्ट जो है वो ख़ास खुसूसन जो वो एसिस्टली होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। आखिर में जो है कुछ और मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स और सिस्टमिक बीमारियां होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स उनको होते हैं और उसकी वजह से हार्ट जो है वो इन्वॉल्व होता है। और इसके अलावा कभी कभार सिंपल मरीज़ जो है वो दिल की दवाएं खाते हैं, और या जो गुर्दे के मरीज़ होते हैं उनमें जो है वो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाते हैं। किसी का पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाता है, किसी का पोटेशियम बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, और किसी की कैल्शियम की कमी, किसी को फास्फोरस की, तो मैग्नीशियम की कमी। तो इन मैग्नीशियम की कमी की वजह से, पोटेशियम के ऊपर नीचे होने की वजह से, और वो जो दवाएं हैं, क्योंकि दवाएं जो फिजिशियन अगर हम दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो दवाएं भी इस किस्म के इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस करती हैं। तो लिहाजा ये जो फिजिशियंस दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि मरीज़ को एजुकेट करे कि वो टाइम टू टाइम जो है वो दवाओं के जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं उनको मॉनिटर करने के लिए ब्लड टेस्ट करके और डॉक्टर से राब्ते में रहें। ऐसा ना हो कि उन दवाओं के जो दवाएं हम जान बचाने के लिए, मरीज़ की बीमारी को क्योर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वही दवाएं जो हैं उनके एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से, उनका दवा का डोज जो है वो बढ़ने की वजह से, दवा की टॉक्सिसिटी बढ़ने की वजह से जो है वो दवाएं जो है कभी कभार जो है वो का जो iatrogenic कार्डियक अरेस्ट और सडन डेथ का बायस बनती है। इसके अलावा बुखार, जिनको हम बुखार बजाते खुद इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जो हार्ट का बुखार होता है, वो भी कभी कभार जो है वो काफ़ी प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करके और मरीज़ों में जो है वो उसका बायस बनता है। इसके अलावा कभी कभार ये थायराइड का प्रॉब्लम होता है, उस थायराइड की दवाएं, क्योंकि एक थायराइड स्टॉर्म जो होता है उनको कम करने के लिए कभी दवाओं का डोज जो है वो इतने ज़्यादा हम दवाएं उनको मरीज़ को दे देते हैं कि मरीज़ उन दवाओं के एडवर्स इफ़ेक्ट की वजह से एसिस्टली में, यानी बीमारी जो है वो थायराइड की बीमारी उसको जो है वो नहीं मारती, लेकिन जो दवाओं के टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं, जो ओवर ड्रग्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, उन दवाओं के एडवर्स और ओवर इफ़ेक्ट की वजह से मरीज़ों को जो है वो हरकत कल्ब की बंदिश होकर और मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। तो लिहाजा ये जो iatrogenic कार्डियक अरेस्ट हैं ये रेयर ज़रूर हैं, लेकिन ये कि ये एक एंटिटी है, और जब हरकत कल्ब की बंदिश की बात आती है तो इनको भी जहन में जो है वो रखना जो है वो ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।